ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी नवे रोज़ में बदस्तूर जारी है। इसराइल ने एक मरतबा फिर ईरान के अंदर मिसाइल हमले किए हैं, जिनमें ईरानी मिसाइलों, फौजी तनसीबात और जौहरी मराकज़ को निशाना बनाया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास हुआ। इसराइल और ईरान की जंग से पैदा होने वाली इंतहाई ख़तरनाक आलमी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया। सीज़ फायर और मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल का हल तलाश करने की लफ्ज़ी तलक़ीन के बाद कोई अमली फ़ैसला किए बगैर मुलतवी हो गया। दूसरी जानिब इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा का तुर्की में 2 रोज़ा इजलास हो रहा है, जिसमें ईरान पर इसराइली जारियत एजेंडे में सरे फहरिस्त है। सेक्रेटरी जनरल OIC ने इस इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इसराइल की ईरान और गज़ा पर जारियत को नाकाबिल कबूल उन्होंने करार दिया और कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हर मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल है और ईरान इसराइल तनाज़े का पुरअमन हल तलाश किया जाना चाहिए। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि नेतन्याहू पूरे खित्ते को तबाही की तरफ धकेलना चाहते हैं, लिहाजा मुसलमानों का इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है। यही वक्त है कि अपने इख्तलाफात को ख़त्म करके एक हो जाएं। जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर सके। उनका कहना है कि वो ईरान से बात करेंगे और देखते हैं कि इस बातचीत का क्या नतीजा निकलता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद ये कहा कि मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ, लेकिन ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। ईरान पर हमला करने का फैसला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लूँगा। आने वाले दिनों में इसराइल ईरान जंग क्या रुख इख्तियार करेगी, क्या डिप्लोमेसी को एक मौका मिलेगा या अमरीका ईरान पर इसराइल के साथ मिलकर हमला कर सकता है, इस सारे मामले में पाकिस्तान किस तरह किरदार अदा कर सकता है, इन मौज़ूआत पर, इन तमाम इशूज़ पर हम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट राजा कैसर अहमद साहब, हमें ज्वाइन किया है मेजर रिटायर्ड जनरल जाहिद महमूद साहब ने, डिफेंस एनालिस्ट हैं आप, और फॉर्मर एम्बेसडर जमील अहमद खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जमील अहमद खान साहब, मैं सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा और गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा इस बात से कि जो OIC का किरदार है वो कितना अहम है, कितना मौसर है, और आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ बयानात की हद तक महदूद है या कोई इसका नतीजा भी निकल सकता है आने वाले वक्त में? जमील अहमद साहब की जानिब में आऊँगा। मेजर रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, मैं आपकी जानिब आता हूँ यही सवाल लेकर कि सबसे पहले हम OIC के किरदार पर बात कर लेते हैं कि OIC का किरदार कितना मौसर साबित हो सकता है और कोई किसी हद तक हम आगे बढ़ सकते हैं, कोई नतीजा इसका निकल सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शाहज़ेब, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट जी। देखिए, कोई भी जब वॉर के अंदर कोई भी फोरम हो उसको आप मीनिंगलेस नहीं कह सकते। आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर हिंटिंग एट, या जो हम एक ओवरऑल एक पिक्चर अनफॉर्चुनेटली OIC की बन रही है, बट आई थिंक हमें अपने एनालिसिस में भी और जो सिचुएशन इस वक्त क्रिएट हो रही है वॉर की, और स्पेशली जो मुस्लिम वर्ल्ड में हो रहा है जी, थोड़ी सी तब्दीली मैं देख रहा हूँ। अभी देखिए, ईरानियन कॉन्टेक्स्ट में जो सऊदी अरेबिया है उनके वो विजिट किया है जी उन्होंने, फॉरेन मिनिस्टर ने प्रॉब्ली ईरान का जो उससे पहले, अब कतर ने भी एंगेज किया उनको। ये कतर वही है जो ऑलरेडी अब्राहम अकॉर्ड जो है उसका वो पार्टिसिपेंट है, और सऊदी और अरब और कतर ने जब 2015 में मुआहिदा हुआ था तो इन्होंने दे डिडंट लाइक दैट जी, वो इतना को पसंद नहीं किया था। तो थोड़ी सी चेंजिंग एनवायरनमेंट है, अंडरस्टैंडिंग एट लार्ज जरूर है कि ये जो स्पेशली गाजा के जेनोसाइड के बाद हम देखते हैं कि एक फ्री स्प्री किलिंग का मिला हुआ है इजराइल को, और इजराइल जो है वो डायरेक्शनल मूवमेंट कर रहा है। डायरेक्शनल मूवमेंट से मेरी मतलब ये है कि उसके जो अग्रेसिवनेस है वो, या जो जंग को वो लेके जाता है अपने जहां जहां उसके एनिमीज होते हैं जी। बात तो हम करते हैं ग्रेटर इजराइल की, लेकिन वो ग्रेटर इजराइल बजाय जॉर्डन वैली या सऊदी अरेबिया की तरफ वो अगर जा रहा होता तो फिर तो हम कहते उसकी क्लासिक एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है, बट वो पहले अपने एनिमीज खत्म कर रहा है। OIC देखिए उसमें इफेक्टिवनेस है या नहीं है। अगर वहां से एक जॉइंट स्टेटमेंट भी आ जाती है, इसका मतलब है कि सारे कंडेम जरूर करें कम से कम, और कंडेम करने के बाद वहां पे बातचीत होती है, जो खतरात हैं एक दूसरे के साथ, फिर आपके बायलैटरल बातचीत का मौका मिलता है, मल्टीलैटरल में मिलता है, साइड लाइंस पे आपको मौके मिलते हैं। तो आप एक मुश्तरका स्ट्रेटजी अपना तो नहीं सकते, अगर तो कम से कम डिस्कस जरूर कर लेंगे, और स्लोली एंड ग्रेजुअली मेरे ख्याल में मोर और लेस एक अंडरस्टैंडिंग, एक रियलाइजेशन जरूर आ रही है कि आई थिंक इट्स इनफ। सिर्फ मैं इस्लामिक कंट्री से ये कहूंगा कि जो अंडरमाइन करते हैं अपने, देखिए ना आज ईरान थोड़ा सा विक्टिम अपनी पास्ट की, अनफॉर्चुनेटली पास्ट की सख्त पॉलिसीज का खुद विक्टिम भी हो रहा है कि वो थोड़ा सा आइसोलेशन का शिकार है। ये इस दौर ऐसा आ गया शाहज़ेब साहब कि कोई भी मुल्क अकेले रहकर, चाहे जितना बड़ा ताकतवर से ताकतवर मुल्क भी हो, इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसकी मिलिट्री माइट आज भी मौजूद है, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल
डोमेन्स में तो वो मल्टी और बायपोलैरिटी की तरफ जा सकता है, लेकिन मिलिट्री माइट में या मिलिट्री एप्लीकेशन में वो इस वक्त यूनी पावर ही है जी। सही। तो अच्छा वो भी राजा, अकेला सही, किसी चीज को किसी मसले को हल नहीं कर सकता। तो अकेला आई मसले को हल नहीं थिंक किया जा सकता। सही सही। अब मैं आपकी जानिब आता हूँ राजा कैसर साहब, आपको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं और मैं यही पॉइंट लेकर आऊँगा जिस तरीके से फरमा रहे हैं जाहिद महमूद साहब भी कि एक तो अकेला इस मसले का हल वो नहीं कर सकता, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि ईरान बड़ा क्लियर है अपने मौक़िफ़ में, वो बार बार कह रहा है कि जंग रोकी जाएगी तो ही आगे मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो ही बात हो सकती है। लेकिन इसराइल यहाँ पर क्या चाह रहा है, इसराइल क्या कर रहा है कि हम देख रहे हैं कि जब मुज़ाकरात होने की कोशिश होती है तो क्या आपको लगता है कि वो सबूताश करने की कोशिश करता है कि अमेरिका और ईरान के किसी किस्म के मुज़ाकरात ना हो सके? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। यकीनन जो इसराइल का किरदार है वो जो कई दहाइयों के ऊपर मुहित है और वो कोई बहुत मुनासिब नहीं है। और हमने जब भी देखा कि इनफैक्ट इसराइल ना सिर्फ अपने रीजन के अंदर एक बुलिंग एटीट्यूड के साथ ऑपरेट करता है, बल्कि वो अपने एलाइज को भी ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। आप अगर देखिए तो ट्रंप के हवाले से भी जो उनका पहले जब जो ही ये मसला शुरू हुआ तो जो ट्रंप का लबो लहजा या जो ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स थी वो ओवर द पीरियड काफी एग्रेसिव हुई। लेकिन जब ईरान ने एक ऑपरेशनल डोमिनेंस के साथ जब ऑपरेट करना शुरू किया, जब स्ट्रेंथ के साथ स्ट्राइक बैक किया, तो आप देखिए कि दुनिया का और जो पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट्स का जो टोन थी, जो ऑप्टिक्स थे, वो ऑल टुगेदर दोबारा चेंज हो गए। ये यकीनन एक बहुत ही क्रिटिकल मसला है जो दुनिया को एक बहुत बड़े एक कॉन्फ्लिक्ट और साने की तरफ लेके जा सकता है। लेकिन अभी तक अगर हम देखें तो ईरान ने इसको बड़ा डोंटली, बड़ा ऑडेशियसली उन्होंने इसको उनको इसराइल की जो एक मिलिट्री माइट की मिथ थी उसको भी उन्होंने ब्रेक किया। जो इसराइल की जो एक मिथ थी कि इसराइल को स्ट्राइक नहीं किया जा सकता, आयरन डोम की एक जो मिथ थी कि जो उनके पास एक बिल्कुल ही अनसरपासेबल आयरन डोम है जी, जिससे जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। ये सारी चीजें जो मिथ्स हैं वो ईरान ने ब्रेक की हैं, जिसकी वजह से आप देख लीजिए कि एक ओवरऑल जो सिनेरियो है वो जो आज से 5-6 दिन पहले था या पहले 3 दिन में जो सिनेरियो डेवलप हुआ था उससे वो काफी सिनेरियो मुख्तलिफ हो चुका है। आप देख लीजिए कि जो ट्रंप वो भी अपनी स्टेटमेंट से मुकर गए कि मैंने तो ईरान पे हमले का अभी सोचा नहीं है, मैं अभी फैसला लूंगा। और अभी कुछ दिन पहले वो ट्वीट कर रहे थे कि जी ईरान जो है वो अनकंडीशनल सरेंडर कर दे। तो ये जो मॉडर्न वॉरफेयर है इसके अंदर एक चीज जैसे हमने अभी पाकिस्तान और भारत के केस में भी देखा, जब पाकिस्तान ने अपनी जो स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस थी और जो एक ऑपरेशनल डोमिनेंस थी वो एस्टैब्लिश की, तो पूरी दुनिया का लबो लहजा पाकिस्तान की तरफ भी बदल गया। इसी तरह ईरान की तरफ भी आप देख लीजिए वो जो रवैया है वो बदल रहा है। और ईरान अभी तक मैं समझता हूं कि उसने बड़ा इफेक्टिवली जो एक अपने से एक बड़े ताकतवर जो एडवर्सरी है उसको ना सिर्फ कॉम्बैट किया बल्कि बड़ा इफेक्टिव काउंटर रिस्पॉन्स भी दिया है। पाकिस्तानी किरदार की हम बात करते हैं और सफारतकारी जो पाकिस्तान की है वो बड़ी कामयाब रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे ख्याल में जमील अब हमारे साथ अब मौजूद हैं, उनको भी हम शामिल करते हैं इस गुफ्तगू में। जमील साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जमील साहब हम जैसे कि बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में आगाज़ में यहाँ से करता हूँ आपसे कि ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इसका कोई नतीजा निकलेगा? क्या एग्रीमेंट हो जाएगा ईरान और इसराइल के दरमियान? ये मुज़ाकरात कोई नतीजा खेज़ हो सकते हैं, और अगर हो सकते हैं तो इसमें किस किस्म की शराइत हैं जो ईरान के ऊपर लगाई जा सकती हैं? जी हाँ, पहली तो बात यह है कि पहले उम्मीद की किरण नहीं थी, लेकिन तकरीबन जब 2 हफ्ते का टाइम डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया उसके बाद फिर उम्मीद की किरण आ गई है, क्योंकि और उसकी वजूहात हैं, मैं उस पर आता हूँ। लेकिन बात यह है कि यस, उम्मीद की किरण क्यों आ गई है और क्या ईरान इसको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि इस वक्त जिस नहज पर बात पहुंच चुकी है दुनिया में, और फिर साथ में सफारतकारी का अमल किसी न किसी हद तक शुरू हो चुका है। ईरान ने कभी इनकार नहीं किया कि वो नेगोशिएशन नहीं करेगा, ईरान ने कभी इनकार नहीं किया कि वो जंग को ख़त्म नहीं करेगा। ईरान ने साफ साफ और खुले अल्फाज में इंटरनेशनल ज़ाब्ते और कानून और यूनाइटेड नेशंस के चार्टर
मुताबिक कह दिया है कि अगर वो हमें स्ट्राइक नहीं करेगा, यानी कि इजराइल हम पर हमला नहीं करेगा, तो हम भी हमला बंद कर देंगे। बड़ा सिंपल सा और बड़ा सादा सा इंटरनेशनल कानून के खिलाफ के फ्रेमवर्क में रहते हुए ईरान ने बावर करा दिया। अब इधर से आगे कहाँ जा सकते हैं? ईरान तो पहले भी नहीं, उसने खुद खिलाफ वर्जी की, एग्रीमेंट की, JCPOA की, यानी कि न्यूक्लियर अकॉर्ड। वो तो डोनाल्ड ट्रंप 2018 में वो इसको स्क्रैप करके चले गए। और फिर अब जबकि इतना अर्सा गुजर चुका है 8 साल, तो उसके बाद ईरान को इंटरनेशनल कानून और फ्रेमवर्क इजाज़त देता था। ईरान वो वाहिद मुल्क है जिसने मैक्सिमम जिसके पास इंस्पेक्टर्स IAEA के इंस्पेक्टर आते रहे, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन अथॉरिटी के, तो वो आते रहे और इंस्पेक्ट करते रहे हैं। और उसका डोनाल्ड ट्रंप बेशक ना माने, लेकिन उनके डायरेक्टर इंटेलिजेंस तुलसी ने खुद कह दिया है कि ईरान ने तो कोई अभी उसके पास ना एटम बम है ना वेपन अभी वो बना रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर अहाता करें और फिर देखें कि डिप्लोमेसी कहाँ जा रही है, तो डिप्लोमेसी काम करती नज़र आ रही है। और उसमें पुतिन को और चाइना को आप उसको भी शामिल करें, जो उनकी मंशा, उनकी मर्जी, और पुतिन के जो पिछले 3 दिन से बयानात आ रहे हैं, तो हमें बड़ी क्लियरली और बड़ी कंसाइसली, और मैं इसको कंफर्टेबली कह सकता हूँ कि ईरान के मानने का एहतमाल आ गया है कि ईरान 3.7 जो % अफसूदगी है उस पर राज़ी हो जाएगा। गो कि ईरान के पास अब तो 60% पे और उससे आगे निकल गया है ना, लेकिन उसमें रशिया ने कह दिया है कि आप का हम ये जितना जो भी इस वक्त हैवी वाटर है, यानी कि जो अफसूदगी हो चुकी है 60%, वो दुनिया को बताया है रशिया ने कि हम ले लेंगे, और हम ईरान के साथ क्योंकि हमारे ताल्लुकात हैं हम उनको देते रहेंगे जब जब उनकी ज़रूरत होती है, ताकि इज़राइल को भी उस मामले में ज़्यादा बहाना ना मिले कि वो इस सिलसिले को जारी रखे। क्योंकि इज़राइल की मंशा क्या है? इज़राइल चाहता है कि बिल्कुल लीबिया की तरह वो अपना हर लिहाज से न सिर्फ अपना साजो सामान उखेड़ के और हवाले कर दें, बल्कि वो हमेशा के लिए, आइंदा के लिए। जमील साहब, मैं यहाँ पर एक आपसे बात यही जानना चाह रहा हूँ, फिर आप ये कह रहे हैं कि जब अमेरिका ये बात करता है कि यूरेनियम की जो इनरिचमेंट है वो ईरान के सॉइल पर ना हो, तो फिर उसके अलावा ऑप्शन यही है जिस मुल्क का आप नाम ले रहे हैं? नहीं, लेकिन ऑप्शन के अलावा ईरान इस पर भी नहीं मानेगा। ईरान ने इनकार किया ना, ईरान ने इनकार ये किया कि हम 0% में नहीं जाएंगे, हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे कि हम बिल्कुल अफसूदगी नहीं कर सकते। क्यों? इंटरनेशनल कानून इजाज़त देता है, हम क्यों ना करें। हाँ, हमने पासदारी की, ईरान कहता है हमने पासदारी की उस एग्रीमेंट की जिसका नाम JCPOA है, तो उसको, जिसको न्यूक्लियर कार्ड भी कह लें, उसकी हमने पासदारी की, आप चले गए, हमने उससे ज़्यादा अफसूदगी कर ली। अब जो एहतमाल नज़र आ रहा है, डिप्लोमेसी जिस तरह काम कर रही है, तो अंदाज़ा ये होता है कि वो जो ओरिजिनल P5+1 ने जो एग्रीमेंट करवाया था, जिसका मैंने जिक्र किया, उसके मुताबिक वो ईरान मान सकता है 3.7 पर, और जो उससे फाजिल चीज़ें हैं उनके पास अफसूदगी हुई है, वो रशिया ने जिस तरह ऑफर दी है उस पर भी मानने के ज़्यादा इम्कानात नज़र आते जा रहे हैं। इजराइल नहीं मानता है, कहता है कि नहीं, जब तक कि इनके पास सेंट्रीफ्यूज रहे, चाहे वो 3.7% के लिए हो या किसी के लिए भी हो, ये आगे जाके फिर कर लेंगे। इनमें वो दमखम रहेगा, जब चाहेंगे चले जाएंगे, अफसूदगी करना शुरू कर देंगे 60% और वेपन ग्रेड पर। इजराइल इसको नहीं मान रहा है। अब इजराइल को थोड़ी सी मुक्की खानी पड़ी है। इजराइल कभी सोच नहीं सकता था कि उसके गिरदोनवा का कोई मुल्क इतना नुकसान पहुंचा सकता है। ये दुरुस्त है कि इजराइल ने पहले दिन ही 200 जहाज़ों से 70 के करीब एयर डिफेंस की बैटरियां तबाह कर दी, बाकी तबाही लेके आया। ये भूल गया इजराइल कि ईरान की 7000 साल पुरानी तहजीब है। वो पिछले 200 सालों में 8 बड़ी जंगें उन पर मुसल्लत की गई और वो उससे नबरदाज़मा हुए। और ईरान जो है वो एक ऐसा मुल्क नहीं कि जिसको जब चाहे निगल जाए, तो इसलिए वो रेजिस्टेंस तो देगा, अपना नुकसान तो करवा रहा है। 3500 अफराद ज़ख्मी हो गए। वो माजी में बड़ी तवील जंग लड़ चुके हैं।